ओके जी, तो बेटा आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के जो है वो क्वेश्चंस पास्ट पेपर के आई कैप के जो क्वेश्चंस आई कैप ने पूछे हुए हैं वो आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से आई कैप बार बार पूछ लेता हूँ। डिफरेंट जगहों पे आपके डिफरेंट लोगों ने क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए हैं, वो आई कैप के ही क्वेश्चंस हैं और उनको वो अलग बात है कि लोगों ने अपना नाम दिया हुआ है कुछ लोगों ने, और वो अपना नाम जब देते हैं कि जनाब ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, तो वो तो क्वेश्चन उनके अब्बा जी भी नहीं बना सकते जो कहते हैं कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है वो, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है या जो क्वेश्चन का जो तरीक़ेकार है वो आई कैप का अपना एक पैटर्न है, आई कैप ने अपना पैटर्न सेट किया हुआ है। तो आई कैप के ही क्वेश्चन हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि डिफरेंट जगहों पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कहेंगे कि जनाब ये वाला सवाल कर दो, ये एज इट इज पेपर में आते हैं, ये फलां बंदे के हैं, ये फलां बंदे के नहीं है, वो बेसिकली आई कैप के अपने क्वेश्चन हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं जिनको आई कैप बार बार टेस्ट करता है। तो हमने यहाँ पे रट्टा नहीं आपको लगवाना, हमने यहाँ पे ये नहीं आपको कहना कि जी फलां क्वेश्चन करो तो ओके, हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना है। हमने कहना है कि भाई साहब कहीं से भी सवाल आ जाए, कुछ भी सवाल आ जाए, आपको आना चाहिए, ओके, बजाय इसके कि आपको आंसर पता हो, आपको सोल्यूशन इसका प्रॉपर जो है सॉल्व करना आना चाहिए। तो जरा अपना अपना होमवर्क निकाल के भाई रखें प्लीज, निकालिए होमवर्क। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर मेरा भाई तो सी करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्लीज। 360.576। किसी का कोई डिफरेंट आ रहा हो बेटा, वो मसला ये था कि क्वेश्चंस के आगे सॉल्यूशन आंसर भी लिखा हुआ था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ओके, पहला क्लियर है? क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका आंसर नहीं आ रहा था, बड़े क्वेश्चन काम करके आए हो बेटा सारा? ओके, बैठ जाओ। सर आपकी बकी है यार दैट्स नॉट फेयर यार, मतलब कि क्या यार, तुम लोग पहले तो नहीं करते थे। बस पहले ट्रीट भी दी थी सर। अच्छा जी बेटा पढ़े। Mr. X borrowed ₹8,000 from a bank on compounded interest at a rate of 12% per annum from 3 years and loaned it on simple interest to Mr. Y at 15% per annum for the same period. Compute the gain, loss and Mr. X in this transaction. जी देखिए क्या कह रहा है जी, मिस्टर एक्स ने एक उधार लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, 8,000 रुपए, 8,000 उसने उधार लिया जनाब कंपाउंड इंटरेस्ट पे 12% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडिंग एनुअली। फिर उसी पैसे को उसने सिंपल इंटरेस्ट पे क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, मतलब फर्दर किसी को लोन दे दिया। अब वहां से इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट पे कर रहा था, अब इंटरेस्ट वो अर्न करेगा। कितना टाइम पीरियड के लिए? 3 साल के लिए। जितना टाइम पीरियड के लिए उसने उधार लिया, उतना टाइम पीरियड उसने आगे फर्दर किसी दूसरे बंदे को दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है जी, लेकिन वो उसका रेट क्या था? 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 15 की 18%। अब वो कहता है जी आपके पास गेन या लॉस जो है उसका वो बताइए। देखिए बेटा, गेन या लॉस कैसे निकलता है? जब आपने गेन या लॉस निकालना तो आपने देखना ये होगा कि आपको पैसे कितने मिले, उसमें से आप माइनस करेंगे आपके पैसे कितने लगे हैं, जितने पैसे रिसीव हो रहे हैं माइनस जितने पैसे आपने पे किए हैं। अब जब आप एक 8,000 रुपये का उधार लोगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा दैट वुड बी योर अमाउंट पेड। जब आप उधार लोगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा आपको पे करना पड़ेगा, और जब आप उधार किसी को दोगे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, दैट वुड बी योर इनकम। ठीक है, तो इनकम में से अगर मैं अपने एक्सपेंस को माइनस कर दूं, कॉस्ट को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? गेन आ जाता है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कितने पैसे टोटल देने हैं 3 साल के बाद। तो यहाँ पे S इक्वल्स टू नहीं, S मुझे निकालना है, मतलब आप फॉर्मूला लिख देते हैं, S इक्वल्स टू P टू 1 प्लस I over M रेज़ टू पावर M into N। तो S इक्वल्स टू P की जगह पे 8,000 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर 3। जी बेटा 11,239.44। ये वो पैसे हैं जो मुझे पे करने हैं 3 साल के बाद से। ओके, ये वो पैसे जो मुझे पे करने हैं 3 साल के बाद, और अब मुझे मैंने 8,000 रुपये को ही मैंने 424 है। 424
अब 8,000 को ही मैंने क्या किया, मैंने फर्दर इन्वेस्ट कर दिया, किसी दूसरे बंदे को उधार दे दिया, लेकिन वो उधार मेरा सिंपल इंटरेस्ट पे था, मतलब मुझे पैसे 3 साल के बाद मिलेंगे कितने, ये तो वो पैसे जो मैंने पे करने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, ये वो पैसे होंगे जो मुझे रिसीव होंगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 8,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे लिखेंगे हम लोग 0.12 और टी की जगह पे हम लोग 15 इंटू 3। जी बेटा 11,600 कंप्लीट। Yes. अब ये वो पैसे हैं जो मुझे रिसीव होंगे और ये वो पैसे जो मैंने पे करने हैं। अब मुझे गेन या लॉस देखना, तो रिसीव में से पे माइनस कर दूंगा, मतलब नेट गेन और लॉस 11,600 माइनस 1, 2, 39,424। जी बेटा कितने पैसे बचे? 360.576. 360.576 ले लेना। ये वो अमाउंट है जो मुझे गेन होगा। ओके, क्वेश्चन किया था ये वाला, हो गया था? हाँ जी बेटा, इज इट ओके? दूसरे सवाल का आंसर मुझे आप बताएंगी। 4081 जी 4081 5.44। जी बेटा, किसी के कुछ डिफरेंट आ रहा हो या किसी से ना हुआ हो? सबसे हो गया था बेटा, आप लोग भी कंफर्म करो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे फसी बताएगा। 56.83। हाँ जी भाई, सर ये डिप्रिसिएशन रेट वाला सर ये नहीं सर ये इसका चेंज है थोड़ा सा, इसमें पूछा डिप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट आपने बेसिकली डिक्लाइन रेट आपने निकालना है। डिक्लाइन रेट का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, डिस्काउंटिंग रेट वाला याद है? 1 माइनस 1 माइनस आई ओवर एम। मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो। The factory owner buys a machine worth rupees 50,000 estimated to have an economic life of 5 years and a scrap value of rupees 750. The factory owner prefers to fix percentage method of depreciation which it believes to be more realistic than the straight line method. Determine the annual rate of depreciation. ठीक है, एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ पे बेटा आप लोगों को बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का है। वैसे ये क्वेश्चन आइडियली क्योंकि पास पेपर का क्वेश्चन तो इस वजह से हमने डाला हुआ है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पर नहीं आते, अभी आपको क्वेश्चन मिलते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है? लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब रिडक्शन का मतलब है कि अगर प्रेजेंट में एसेट की वैल्यू ज्यादा है तो फ्यूचर में एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एसेट की वैल्यू अगर फ्यूचर में कम हो जाएगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिक्लाइन रेट लगेगा। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू अगर ज्यादा होती तो कंपाउंड रेट लगना था, कंपाउंड फॉर्मूला। और अगर आपके पास फ्यूचर में वैल्यू कम हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिक्लाइन फॉर्मूला। डिक्लाइन फॉर्मूला मेरे पास था क्या? डिक्लाइन फॉर्मूला मेरे पास था जी S इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस I ओवर M रेज टू पावर M इंटू M। ओके, तो अब यहाँ पे S मुझे फाइंड करना है जी। P की जगह पे क्या लिखूंगा? 50,000। कितनी है अमाउंट एसेट की? 50,000। 50,000। कितने साल बाद पूछ रहा है जी? 1 माइनस रेट आपसे पूछ रहा है जी। कंपाउंडिंग कुछ नहीं बताया हुआ, तो कंपाउंडिंग एनुअली डिवाइड बाय 1 रेज टू पावर 5। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 750। क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़िए। The factory owner buys a machine rupees 50,000 estimated to have an economic life of 5 years. ठीक है, इसमें कहा जी 5 साल उसकी लाइफ है और 5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द लाइफ उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी उसने बताई? 750। इसका मतलब ये वो कहता है कि जनाब आपके पास जो 5 साल के बाद यही मशीन जो 50,000 की है ये 5 साल के बाद 750 रुपये रह जाएगी।
तो इसका मतलब क्या, वो 5 साल के बाद कितने की रहेगी, 750। तो इसका मतलब Future. एस हकीकत में क्या है आपके पास, 750. आई आपको निकालना है यहाँ पे, इसको डिवाइड करवा देंगे, 750 डिवाइड बाय 50,000, 0.015 बस, इक्वल्स टू 1 माइनस आई रेज टू पावर 5। क्या करेंगे बेटा, फिफ्थ रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका फिफ्थ रूट कितना आया, 0.4317 0.4317 इक्वल्स टू 1 माइनस आई एंड आई इक्वल्स टू उधर जाके ये इधर आके 1 माइनस 0.4317। जी बेटा, तो आई का आंसर 0.5683 0.56 which means 56.83%। Got it? जी बेटा, इससे अगला सवाल का आंसर मुझे जुबैर बताएगा। सर इसका आंसर सही है। बताना भाई, क्या देना, क्या है सही, क्या नहीं आया। सर मेरा आंसर तो वही आ गया, लेकिन वो मैंने जबरदस्ती ले लिया है। जबरदस्ती में ना, जो आंसर बनना चाहिए तेरे हिसाब से वो मुझे बता। सर 69 6 69। जी हाँ। सर मेरा भी सेम ही है, लेकिन मेरा 1370 है। सर मेरा 1289 है। जो क्वेश्चन जरा कॉन्ट्रडिक्टरी है, पढ़िए क्वेश्चन। जुबैर आप पढ़ो क्वेश्चन। बिल डेटेड अप्रैल 1 पर ओह, बिल वाले क्वेश्चन, इग्नोर इट। ये बिल वाले क्वेश्चन हैं, ये अब आपके सिलेबस का हिस्सा है, इग्नोर इट। पेपर में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन वाला वैसे भी, ये वाला भी नहीं आना था, लेकिन मैंने आपको इस तरह से दिखाया क्योंकि आपके अकाउंटिंग के अंदर है। तो बिल वाला जो है ये पहले एक आपके क्वेश्चन में हुआ करता था, अब ये नहीं है, अब आपके सिलेबस का हिस्सा है। जी, उससे अगला सवाल का मुझे आंसर साजिद बताएगा। ये आंसर सही है। बता ना, क्वेश्चन बता, आंसर अपना बताओ। सर मेरा है सर 200 से है सर। 200, ये बिल वाला क्वेश्चन तो नहीं है। 200 आप किसी और के लिए डिफरेंट हो। 2502 चलेंगे। साजिद भाई इधर क्वेश्चन पढ़े। A trader borrows raise 5,000 from a financial institution at 4% rate of interest per annum. He repays raise 1,000 at the end of each year. How much does he still has to pay after the third year? ओके जी, क्या कह रहे हैं जनाब, कितने पैसे बोरो किए हैं? 5,000 5,000 के साथ। किस रेट पे बोरो किए हैं जी? 4%। कंपाउंडिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है उसकी? देखो बेटा, लेकिन 3 साल है ना। क्वेश्चन नंबर बताओ। Question 5. क्वेश्चन नंबर 5 जी। A trader borrows 5,000 from a financial institution at 4% rate of interest per annum. He repays 1,000 at the end of each year. How much does he still has to pay after the third year? बहुत मजे का क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी भी है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो समझ लें कि आपका फाइनेंशियल मैथ आपके कंट्रोल में। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को ना 2 तरीके से आईक्यू आपने सॉल्व किया था, एक सिंपल इंटरेस्ट के साथ और एक कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। सिंपल इंटरेस्ट के साथ इस तरह से सॉल्व किया था कि पेमेंट हर साल के बाद हो रही है, कि हर साल के बाद आपकी अमाउंट जो है वो उसकी पेमेंट हो रही है। कंपाउंड के साथ इस वजह से इसको करना भी चाहिए था, और कुछ लोगों ने इसको कंपाउंड के साथ किया भी इसी वजह से था कि जो लोन है वो 3 साल पे पड़ा हुआ है, और हर साल आपकी पेमेंट करने के बाद आपकी लोन की अमाउंट चेंज हो रही है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज्ड अमाउंट पे लगना चाहिए असूल के हिसाब से। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि लॉजिकल रीजन है इसकी। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन आप लोग अब साधारण आदमी नहीं है, साधारण समझते ना, सिंपल नॉर्मल। ठीक है, अब आप लोग एबनॉर्मल है, स्पेशल है अब आप लोग।
आप लोगों को ये पता है कि भाई पहले साल का 1000 दूसरे साल के 1000 के बराबर नहीं होता। तो जब आपके पास डिफरेंट डेट्स पे अमाउंट्स पड़ी हों, डिफरेंट डेट्स पे आपकी पेमेंट आ रही हो, तो उस डेट पे हमें सारी अमाउंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसको हमने कंपैरिजन डेट का कॉन्सेप्ट कहा था, याद है ना। अब यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट्स आ गई हैं, टाइम में बना लेते हैं। कितने पैसे उसने आज उधार लिए हैं बेटा? 5000। अब वो कहता है जी हर साल के एंड पे ईच ईयर वो क्या कर रहा है? 1000 जमा करवा रहा है, और 3 साल के बाद बताइए अभी भी उसने कितने पैसे देने हैं? यही कह रहा है ना, मतलब 1000 उसने कहाँ पे जमा करवाया होगा? यहाँ पे 1000 उसने यहाँ पे जमा करवाया होगा, और 1000 उसने यहाँ पे जमा करवाया होगा। अब कहते जी 3 साल बाद उसने कितने पैसे देने हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले पता होना चाहिए कि 3 साल के बाद मैंने कितने पैसे टोटल देने थे। समझ रहे बात को? देखिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये मैंने आप लोगों से उधार लिया 5000 रुपए, और मैं थोड़े थोड़े पैसे आप लोगों को दे भी रहा हूँ, तो 3 साल में मेरे कितने पैसे बाकी रह जाएंगे? इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कितने मेरे टोटल पैसे बनते थे 3 साल बाद, और टोटल मैंने कितनी पेमेंट की है 3 साल बाद। 3 सालों में मैंने जितने पैसे दिए और 3 सालों में मेरे जितने पैसे बने, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी माय रिक्वायर्ड आंसर। अब मुझे देखना ये पड़ेगा कि टोटल पेमेंट जो है वो 3 साल बाद मेरी कितनी बन रही है। अब टोटल पेमेंट जितनी मेरी बन रही है 3 साल के बाद, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए मुझे ये प्रेजेंट वैल्यू है 3 साल में, मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे इसका एस निकालना पड़ेगा। तो जरा फ्यूचर वैल्यू इसकी निकालते हैं जनाब, इसका हम लोग एस निकालते हैं। तो कहता है जी एस इक्वल्स टू 5000 इंटू 1 प्लस 0.04 रेज टू पावर 3। जी बेटा आंसर बताइए। 5624.3 इतने पैसे ये थे जो 3 साल के बाद मेरा 5000 इतने पैसे बन जाएंगे। अब इसमें से हर साल मैं एक पेमेंट करता रहूँ, 1000 रुपए की पेमेंट करता रहूँ, मतलब ये जो पेमेंट्स है मेरी, ये 3 सालों में मैं कितनी पेमेंट कर चुका हूँगा। ये है वो अमाउंट जो कि मेरा टोटल डेट है 3 साल बाद। अब जो मैं 3 सालों में टोटल मैं पेमेंट्स कर चुका हूँ, वो मुझे देखने की कितनी पेमेंट करनी है। ये 1000 तो ऑलरेडी तीसरे साल में पड़ा होगा ना, ये 1000 तो एज इट इज आ जाएगा। एक दूसरा 1000 है ये जो पहले साल पे पड़ा। जब इस 1000 को मैं तीसरे साल पे लेके जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई पिछले 2 सालों में मैं इतने पैसे दे चुका हूँ। तो इस 1000 को मैं क्या करूंगा, 2 साल आगे लेके जाऊंगा। एस इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 प्लस 0.04 रेज टू पावर 2। जी बेटा 1081.6। फिर ये जो 1000 है इसको मैं अगले साल 1 साल आगे लेके जाऊंगा। तो टोटल जो मेरे पास पेमेंट है तीनों को ऐड करके मेरे पास आंसर इसका क्या आएगा? 4121.6 नहीं 3121.6। ये है मेरी टोटल पेमेंट, मतलब इस अमाउंट में से मैं इतने पैसे दे चुका हूँ 3 साल में। याद है ना हमने क्या डील किया था आपस में, डिसाइड हमने ये किया था कि अगर आपको ये देखना है कि डिफरेंट डेट्स पे पड़ी अमाउंट्स की वैल्यू कितनी है, तो उनको आपको सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा। और जब आप उनको सेम डेट पे लेके आओगे तो फिर आपको देखना ये पड़ेगा कि अगर आपने कोई उधार लिया था और आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो जिस डेट पे पेमेंट कर रहे हो उसी डेट पे आपने उधार भी लेके आना है, या जिस डेट पे उधार लेके आए हो उसी डेट पे आपने पेमेंट भी लेके आनी है। मतलब कंपैरिजन डेट वाला जो कॉन्सेप्ट था हमें यही कहता था कि टोटल डेट और टोटल पेमेंट को आपने सेम डेट पे लेके आना है। तो पेमेंट मैंने डेट मैंने देखा जनाब तीसरे साल पे, और पेमेंट भी मेरे को निकला ही तीसरे साल पे। अब डेट में से जब मैं पेमेंट्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग डेट निकल आएगा। मतलब इतना 5624 या 3 तो बन रहे थे मेरे पास 5 साल के बाद,
और इन 5 सालों में मैं कितने पैसे दे चुका हूँ 3121 या 6 पैसे मैं दे चुका हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब कि अमाउंट टू बी पेड, वो कितनी अमाउंट है जी, हम कहते हैं जी 5624.32 माइनस 3121.6। जी बेटा 2502.72 ये अमाउंट है किसके हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिहाज से। ठीक है, आपके सॉल्यूशन के अंदर जो आंसर आगे लिखा हुआ है ये हकीकत में आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से। ओके, समझ आ गई बात की। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट इसके सॉल्यूशन किए थे। हकीकत में इसका जो सॉल्यूशन सही बनता है वो कौन सा बनता है, कंपाउंड का। पेमेंट्स वाला देखो बेटा, पहले एक 3 पेमेंट्स आप कर रहे हो टोटल। ठीक है, एक पेमेंट आपने की 1000 रुपये पहले साल पे, दूसरी पेमेंट आपने की दूसरे साल पे, तीसरी पेमेंट आपने की तीसरे साल पे। आपने टोटल पेमेंट्स कहाँ पे निकाल दी, तीसरे पे, क्योंकि डेट कहाँ पे पड़ा हुआ, तीसरे को पड़ा हुआ। अब मुझे तमाम अमाउंट्स को, पेमेंट्स को ऐड, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 3000 की पेमेंट दे दी क्योंकि डिफरेंट डेट्स पे की है। अब मुझे देखना ये, मुझे ऐड करना तमाम पेमेंट्स को, तो तमाम पेमेंट्स को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा। अब सेम डेट पे कैसे लेके आऊँगा, डेट अगर मेरा पड़ा है तीसरे साल पे, तो मेरी जो पेमेंट है वो भी कहाँ पे होनी चाहिए, तीसरे साल पे। तो मैं तमाम अमाउंट्स को तीसरे साल पे ले जाऊँगा। इस 1000 को उठाया तीसरे साल पे, कितने साल आगे लेके गया, 2 साल, ये अमाउंट निकली। फिर ये 1000 को 1 साल आगे लेके गया, ये अमाउंट निकली। अब ये 1000 में तीसरे साल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको मैं आगे कर सकता हूँ, मैं पीछे कर सकता हूँ, तो वो 1000 में नेगेटिव लिखती है, तो टोटल पेमेंट मेरे पास ये आ गई। जी बेटा, मैंने आंसर भी यही है लेकिन मैंने किसी और से दिया। किस तरीके से, सर मैंने 5000 था उसका 4% निकाला है, तो वो उसमें ऐड करके 1000 मैंने से मतलब इस तरह 1 स्टेप्स करके। कोई मसला नहीं, वो आप मतलब हर साल उसको वापस करवाते हो। जी बेटा, और ओके, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, इसके बाद का जो आंसर है वो मुझे साइन देगा। क्वेश्चन नंबर 6 जी सर, इसमें प्रेजेंट वैल्यू है 3157 ठीक है, और जो डिस्काउंट है वो 842.360। हाँ ये भी वो बिल वाला क्वेश्चन था। नो सर, ये डिस्काउंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मैं डिस्काउंट के डिस्काउंट के तरफ डिस्काउंट निकालने इंटरेस्ट रेट जो भी आपके एस माइनस पी वो डिस्काउंट भी होता है। सर वो किए, लेकिन मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू वो आंसर ठीक है। हाँ। डिस्काउंट जब निकाला तो फिर 1842 आ रहा आपका क्या है, है। 842, आप पे कितना है? 184 अच्छा, एस कितना है आपके पास? जो आंसर निकले हाँ, 3157.06। आपने एस निकाला है कि पी निकाला है? पी निकाला है पी निकाला है, पी का आंसर क्या है जी? 3157.06। सबका यही है। और पी वाली बात आपने एस में से निकाला होगा। जी, और उसको जब माइनस एस कितना आया, एस तो गिवन था कितना था? 4000। 4000। और दूसरी अमाउंट कितनी है? 3157 इसको जरा माइनस करो, क्या आंसर आता है? अब ठीक है। जी बेटा, इससे अगला सवाल का आंसर मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया, बता दो जो भी आंसर है, बताओ आप। 6400 जी, किसी का डिफरेंट हो? सर इसमें प्रेजेंट वैल्यू आई है 3150.85 और डिस्काउंट जो है 1849। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू, ये भी सेम ही क्वेश्चन था। तो बेटा आपने ऐसे निकाल दिया, वेरी गुड। बेटा देखना है हमने ध्यान से कि एस हमने निकालना है कि पी हमने निकालना है, ठीक है? आंसर आपके मेरा आंसर आ जाएगा। जी बेटा, इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे अब्दुल्ला देगा। सर मेरा आंसर तो गलत है, लेकिन कोई नहीं, बता ना यार, मतलब गलत आंसर, मुझे आंसर बस चाहिए। सर मेरा आंसर है 133350। जी बेटा, 133350 क्या आंसर है? 37,80,000। 378 टेट्रा जीरो। सर ये करेक्ट, ये लाजिमी है। अब्दुल्ला बड़ा क्वेश्चन बेटा। You invest rupees to 2.7. क्यों मेरी क्वेश्चन ध्यान से सुनिए प्लीज जी।
You invest rupees 2.7 million in 8% cumulative and compoundable dollar barrier certificates of 5 years maturity. The investment is made through purchases of foreign exchange barrier certificate. The going exchange rate is US $1 is equal to rupees 225. The current FEPC premium is 8%, which is also expected to remain stable over the next 5 years. However, the 8 rupees is expected to depreciate vis-a-vis US dollar by 10% per annum over next 5 years. एक्सचेंज रेट वाला क्वेश्चन, एक्सचेंज रेट भी अब आपके सिलेबस का पार्ट है, इग्नोर इट। जी इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9 का अब्दुल्ला ही आंसर देगा। 64,000. 64,000 किसी का डिफरेंट आ रहा हो। सर बोथ 276480 अब्दुल्ला बेटा क्वेश्चन पढ़ो। Car prices are rising at 20% a year. This trend is expected to continue over the next 5 years. ठीक है। The resale value of a 3-year-old car compares 60% with the price of a new car. ठीक है। If you buy a new car today for rupees 40,000 and replace it by a new one after 3 years, how much cash provisions must you have accumulated in 3 years to replace your old car by a new one? ठीक है जनाब, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अपने आते हो। बहुत मजे का बेटा सवाल है। उसमें ये आपको कह रहा है कि एक गाड़ी की जो कीमत है वो बढ़ रही है कितने परसेंट से? 20% से हर साल। और ये ट्रेंड कब तक चलेगा? 5 साल तक चलेगा। मतलब हर साल उसका जो 5 साल तक जो है वो 20% रेट इंक्रीज करेगा। मतलब दिस इज एक्चुअली इंटरेस्ट रेट। कहता जी आपने 3 साल बाद गाड़ी बदल ली। 3 साल बाद आपने क्या करना जी? गाड़ी बदल। आज आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है? 40. क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 है जी। कहता जी कार प्राइसिंग आर राइजिंग एट 20% पर ईयर। दिस ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट ईयर। द रीसेल वैल्यू ऑफ 3 years ओल्ड कार कंपेयर्स 60% विद द प्राइस ऑफ द न्यू कार। कहते जी नई जितनी कार जितने की होगी, पुरानी कार किसने की, उसके बारे में मुकाबले में बिकेगी 60% के हिसाब से। तो इफ यू बाय अ न्यू कार टुडे फॉर 4 lakhs एंड रिप्लेस इट बाय न्यू वन आफ्टर 3 years, how much cash provision must be accumulated in 3 years to replace your old car by a new one? जी बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि आपने अमाउंट निकालनी है। कहता जी 4 लाख रुपए की गाड़ी आपने ली है आज तक, ठीक है। 3 साल बाद आपने इसको रिप्लेस करना है और 3 साल जो पुरानी गाड़ी है उसकी कीमत तकरीबन कोई नई गाड़ी के 60% के बराबर है। आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे चाहिए? अब मुझे देखना ये है कि गाड़ी अगर मतलब 4 लाख रुपए की आज आ रही है तो 3 साल के बाद ये गाड़ी कितने की मिलेगी मुझे, नई गाड़ी? उसने कहा जनाब गाड़ी की जो कीमत है वो हर साल 20% इंक्रीज कर रही है। गाड़ी की कीमत हर साल क्या कर रही है? 20% इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज की डेट की मैं बात करता हूँ, अमाउंट कितनी है जी? 4 लाख रुपए। 40 लाख है। 40,000 में 4 लाख ही है, ये मिस्टेक हुई है। अच्छा 40,000 लिखा हुआ है, वो 4 लाख होगा भाई। टाइपिंग सर 4 लाख की है। टाइपिंग करना यार माफ कर दो उसे। 4 लाख और अमाउंट जो ग्रो कर रही है यानी कि इंटरेस्ट रेट आपका 20% है हर साल। तो कितने साल बाद जी? 3 साल बाद आपने देखना है कि गाड़ी की कीमत कितनी है। एस मुझे निकालना है, m इक्वल्स टू 1 है, एस मुझे निकालना है बेटा। तो s इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई ओवर एम रेज टू पावर m इंटू n। s की जगह पे s 40, p की जगह पे 4 लाख, 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर 3। जी बेटा 6,91,200। 6,91,200। ओके, ये गाड़ी की कीमत होगी 3 साल के बाद नई गाड़ी की। अब उसने कहा जी पुरानी गाड़ी जो है वो आपकी कितने की बिकेगी? 60%। रिप्लेस का मतलब है पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। नई गाड़ी की कीमत है जनाब ये। अब आपकी गाड़ी की कीमत कितनी रह चुकी होगी? ये इसको हम लोग कहते हैं जी न्यू कार। 60%। तो आपके पास जो ओल्ड कार
आफ्टर 3 इयर्स कितनी होगी जी? जितने की आपने खरीदी थी 4 लाख रुपए, सर न्यू किसका? कार नहीं, क्या लिखा हुआ है? सर न्यू कार 60% ऑफ क्वेश्चन The price of new car. With the price of a new car. जी, जितनी नई कार की कीमत है उसका 60%, मतलब 69200 691,200 का 60%। जी बेटा 4,14,720 7 20 22 20 ये वो पैसे हैं जो आपकी गाड़ी की कीमत रह जाएगी। मतलब पुरानी गाड़ी आप कितने की बिकेगी, नई गाड़ी इतने की आती है मार्केट में। तो आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए कितने मजीद पैसे चाहिए होंगे? इनको माइनस का इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड आपके पास कितनी है जी? 61691200 माइनस 414720। जी बेटा 276480 276480 ले जी, कितने पैसे आपको रिक्वायर्ड होंगे मुझे? क्लियर? यहाँ तक की परेशानी कोई मसला शायद कोई चीज ना समझ आएगी? बेटा आप छुट्टी करो। और सर अभी पूछे एम के मैंने कहा अभी बहुत कुछ अरे है। बड़ा क्वेश्चन है, जाना तो बड़ा ये मुझे सर ये पढ़ा हुआ है, सीपी में पढ़ा था लेकिन भूल गया। सीपी में पढ़ा था ये? अच्छा भूल गए हो? वो हारून साहब पढ़ाते थे तेज थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं कह रहा है। हम नहीं भूलने लेंगे इंशाल्लाह। जब हम पढ़ाएंगे ना फिर हम नहीं भूलने देंगे, फिक्र नहीं करनी मेरे भाई। लेकिन हम पढ़ाएंगे कब? ये तो पढ़ा चुके हैं, पढ़ा देंगे, फिक्र ना करें। जी बेटा इससे अगला सवाल जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे हसन ही देगा। 125 जनाब 000। हाँ जी भाई, किसी का कुछ और आंसर आ रहा हो? हाँ जी कुछ छोटे बच्चों, सही है ओके। इससे अगले सवाल का मुझे आंसर देगा मेरा भाई की नाम से मेरे वीर था नाम सुहेब, बता। सुहेब। हाँ सुहेब, सॉरी सुहेब मुझे इसका आंसर करेगा। 25% इंटरेस्ट। हाँ जी भाई। अच्छा यार मेरे साथ ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं वैसे तो नहीं भूलता होता और मतलब ना ही मुझे बचपन की भी बातें याद हैं, लेकिन अपने बचपन की। तो मेरे साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम भी कि मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है। तो लेकिन एक दफ़ा जब मुझे याद हो जाए ना फिर मैं नहीं भूलता होता। तो जब मेरे माइंड से अगर नाम निकल जाए ना तो उस चीज़ को माइंड नहीं करना आप लोगों ने, ओके। ये मेरे साथ एक थोड़ा सा मसला है नाम भूलने वाला, लेकिन जब मुझे याद हो जाए तो फिर मैं सारी जिंदगी नहीं भूलता होता, ओके। जी सुहेब भाई क्या आंसर बताया आपने? इंटरेस्ट रेट 25%। इंटरेस्ट रेट 25%। किसी बच्चे का कुछ और आंसर आ रहा हो? चेंज है, बड़े फिर क्वेश्चन। A sum of 20,600 compounded annually as a pay rate of interest accumulate to rupees 62,500 in 4 years. Calculate the rate of interest. जी क्या कह रहे हैं जनाब, एक अमाउंट कितनी बन जाती है? जी जी दिखाएं क्वेश्चन, दिखाएं क्वेश्चन नंबर। कहता है जी a sum of 25,600 कंपाउंडेड एनुअली एट अ सर्टेन रेट। मतलब हमें रेट नहीं पता लेकिन हमें अमाउंट पता है कि एक अमाउंट है 25,600। उसके ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट रेट चार्ज करता हूँ तो ये 4 सालों में 62,500 बन जाती है। दो बेटा एक अमाउंट आज कितनी है? 25,600 और कंपाउंडिंग एनुअल है और मुझे ये पता चल गया कि जनाब 4 साल के बाद कितनी बन जाएगी? 62,500। इंटरेस्ट रेट आपने बताना है। मतलब ये कि आज की डेट में अमाउंट कितने है जी? 25,600। इंटरेस्ट रेट कितना नहीं पता, कितने सालों में? 4 सालों में। कंपाउंडिंग एनुअली कितनी बन जाती है? 62,500। तो इस तरह के सवाल तो हमने बचपन में किए थे, 3-4 दिन पहले। ठीक है देख लेते हैं आंसर में क्या मसला है जी। 62,500 बराबर है, टी की जगह पे लिखेंगे 25,600 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 4। इसको डिवाइड करवा दें। 2.44 2.44 आगे 14
1/4 0 इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू पावर 4। क्या करेंगे इसके बाद बेटा? फोर्थ रूट हम लोग ले लेंगे, ये पावर इसके साथ कैंसिल, इसका फोर्थ रूट कितना आया जी? 1.24 1.24 999 999 1 प्लस आई एंड आई इक्वल्स टू, इसको माइनस करवा दो तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 बनेगा, तो 0.25 यानी कि 25%। क्या इशू था? उत्तर अगर एक दफा कैलकुलेशन गलत हो जाए तो उसको दोबारा हमें कर लेना चाहिए, ठीक है? ये आपकी जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेटर में तो आंसर दे देना है। हम करते बेसिकली ये हैं, हम बेध्यानी में कुछ अमाउंट जो होती है वो ज़रा गलत डाल देते हैं, एक आध लफ्ज़ जो है वो हमारा उल्टा आ जाता है, तो जिसके रिजल्ट में हमारा आंसर टोटली उल्टा हो जाता है, ठीक है जी? और इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मुझे बताएगा फसील। कितना? 65,500 जी बेटा, किसी का डिफरेंट हो? 65536 डिफरेंट है, सेम है, चलो गुड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जी, 13 का आंसर मुझे बताएगा समी साइन। 799,571 जी बेटा 799,571। सर मेरा कोई होगा तेरा क्या आंसर आ रहा है? तेरे साथ बैठ के आंसर तेरा डिफरेंट है, 2011357 बहुत मसला है। क्वेश्चन पढ़, सर मुझे समझ ही नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ भाई। Suppose that you invest rupees 10 lakh today in a 5-year maturity, 12.5% annually compoundable and cumulative financial saving asset. Further, suppose that the projected rate of inflation for the next 5 years is 15% each year. Calculate the expected real value of your saving asset at constant rupee of today at the maturity date. ओके, बेसिकली यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट रुपीस की यहाँ पे बात कर रहा है, कांस्टेंट अमाउंट्स की यहाँ पे बात कर रहा है। दिस इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट स्टार्ट्स में जाके इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, इन्फ्लेशन रेट के बारे में, दूसरे रेट के बारे में। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं जी। और जी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मुझे आप बताएंगे। 78,125.8। हाँ जी भाई, किसी का डिफरेंट हो? सही है जी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मुझे आप बताओगे बेटा। क्यों नहीं आया? सॉल्व किया आपने? किसी का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 15 का? डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिया था ऑलरेडी आपको, इसमें भी स्क्रैप वैल्यू वगैरह वाला उसी का केस है कोई? यस सर वैसे ही है, लेकिन मेरा आ गया आंसर सही। ठीक है, इग्नोर करें। अगला सवाल 16 की तरफ आइए जी बेटा। 16 का आप मुझे आंसर बताओगे। किधर है? अटेम्प्ट किया है? अटेम्प्ट किया है? किधर किया अटेम्प्ट? वो रफ किधर है? घर है? लो जी, लो जनाब, यस। हाँ जी पुत्र, हो तो सो जरा। मैं भी कहूँ यार, हाउ इज पॉसिबल कि 22 सवाल तो थोड़े से इतने ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन हाउ इज पॉसिबल कि बच्चों ने सारे के सारे सवाल दे दिए। अच्छा तो अटेम्प्ट, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो चीज मेरे सामने होगी उसी को मैं मानूंगा, तो अप्लाई करते हैं जी फाइन के। बनता तो है, एक सवाल नहीं है। चले फिलहाल जरा सवालों की हम लोग गिनती करते हैं साथ साथ। तो एक सवाल नहीं है जनाब इनका, कोई आप में से कोई एक बच्चा, बल्कि आप में से आप लिख लो, आप साइड पे लिख लो। क्या गलत होगा? आप लिख लो, फिर मैं उनको कह दूंगा उनमें से कोई लिख लेगा, उन्होंने तो पास नहीं आना, तो बेहतर है कि अपनी बहन का आप लिख लें खुद ही। अच्छा लिख लिया, ठीक है। जब आप लोगों ने भी माइंड में रखना है, ठीक है। ऑडिट फिर हम बाद में करेंगे, ऑडिट करने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है फाइनलाइजेशन में पहुंचेंगे। जनाब एक क्वेश्चन तो हो गया, और आपको पता है एक क्वेश्चन कितने का है? 100 रुपये।
ले ना 100 रुपये तो हमारा सीधा हुआ। अच्छा जी, इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मुझे, बल्कि 16 का आंसर तो बता दे भाई। आप बेटा बताओ मुझे, सर नहीं होना डेटा दिखा नहीं है। वो किधर है? डाटा भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, नहीं डेटा एक्सट्रैक्ट किधर है क्वेश्चन? लेकिन समझ नहीं आती इसको सॉल्व कैसे करें। एक्सट्रैक्शन दिखाएं, अटेम्प्ट मुझे दिखाएं, कहाँ पे आपने वो तो अटेम्प्ट फिर सर किया? घर है? अच्छा, तो ये मसला था। अच्छा, ठीक ठीक, मैं कोई यार लिख के रही है इनका, सर देखिए आप समझ आया। दिस इज ऑडिट के अंदर दिस इज कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज के दरमियान आपस में कोई रिलेशन हो और दोनों मिलकर जो है वो कोई कंबाइंड जो है वो कोई ऐसी मिस्टेक करें कि जो थोड़ा सा जरा हटके हो, तो इस वजह से फिर हम उसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी सर आपकी ट्रांजैक्शन। ताकत करना है, आप ये नहीं कहा था कि वो मुझे दिखाना ना भी है। मतलब सर, मुझे यार रब मैंने नहीं किया कहा था है। ये, मैंने क्या कहा था? सर, अटेम्प्ट आपने- किया हो मुझे मेरे सामने, आपने अटेम्प्ट ला के दिखाना कि सर ये मैंने सॉल्व किया है, और मैंने कहा था ये नेशनल बहाना होता है स्टूडेंट सर का। इससे पहले आपने चेक नहीं किया, आज हमारी बात है। मैं सबके चेक कर रहा हूँ, देखें जी, मतलब इससे पहले पार्टी में तो नहीं देना, पार्टी तो हम पहले। सर से तो लो जनाब 200 हमारा सीधा हो गया जी। सर, बेटा आप इसका मुझे तो क्वेश्चन सारे हमने यही किए सर। क्या सर कुछ नहीं। जी बेटा, किसी ने नहीं किया बताओ तो मैं लिख भी दूं। क्वेश्चन नंबर 6 किसका आंसर? 16 का आंसर कितना है जी? 78125 जी। किसका था? 16 का सर इसके 16 की तो तीन आंसर तीन हैं। आंसर हैं, 1000 है, एक है 6000, एक है 3000। सर, इसमें आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक आंसर निकाला है। चलिए अटेम्प्ट तो आपने किया है ना, अटेम्प्ट किया है इन्होंने। आप लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया। सर ये किधर किया अटेम्प्ट? दिखाएं। सर कल दिखा नहीं, कल वाला मजाक है ही नहीं हमारे पास। कल किसने सर देखा घर है? सीधे घर साथ साथ आपको पिक्चर सेंड नहीं, कल किसने देखा बेटा? मतलब कल देखें, कल हो ना हो, किसने देखा कल? सर हम 3 बजे तक घर पहुंचेंगे, आपको पिक्चर ना ना, मतलब 3:20 तक जाते मैं साथ ही। देखिए पुत्र, 3:20 का क्लास के बाद तो क्लास के वैसे डिकोरम खत्म हो जाता है। ठीक है सर, चलिए फिर सर जैसे आप नहीं, जैसे मेरी मर्जी नहीं, जैसे कानून की मर्जी। कानून अपने पास किया हुआ है। अच्छा जी, तो 3 आंसर है। साजिद भाई जरा आप मुझे आंसर बताएं। अटेम्प्ट 3 आंसर। सर मेरा भी इसका आंसर था। आपका आंसर क्या है? 800 आया है मेरे। 800 आया, बस एक। यस सर, दूसरी का 900 आया। अच्छा, चलें इस क्वेश्चन को पढ़ें। बल्कि साइम आप आंसर दो मुझे बताओ। सर परसेंटेज ही लोग डाटा एक्सट्रैक्ट किया है लेकिन वो आंसर किधर है? डाटा दिखाओ। देखो देखो, ये चीज होती है। अब इसने भी तो डाटा लिखा ना, इससे मैंने फाइन लिया नहीं ना लिया, आपको रिकॉर्ड हो गया फाइन, याद रखिएगा। 200 हमारा सीधा हो गया। यस, अभी और भी क्वेश्चन निकलेंगे इंशाल्लाह। सर ऐसे अच्छा जी, तो क्वेश्चन पढ़े जरा साइम, आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन पढ़े तो देखिए बेटा। क्वेश्चन 16 जी, Mr. Javed invested a total of rupees 10,000 in 3 different accounts. The accounts paid simple interest at an annual rate of 8%, 9% and 7.5% respectively. Total interest earned for the year was rupees 845. The amount in the 9% account was twice the amount invested in the 7.5% account. How much did Mr. Javed invest in each account? अच्छा ये सवाल वैसे है जैसा हमने क्वेश्चन में क्वेश्चन किया है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। बस सर 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो 3 इक्वेशंस आ जाए बस। हाँ जी, 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट है। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 3 कौन कौन सी? टोटल अमाउंट उसने बताई है। 10,000 टोटल अमाउंट कितनी है जी? 10,000 ये इंटरेस्ट की अमाउंट है कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है? Investment। ये तीनों इन्वेस्टमेंट मिलकर कितनी बनती हैं? 10,000 10,000 बनती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी आपके पास फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज x, सेकंड इन्वेस्टमेंट y और थर्ड इन्वेस्टमेंट z। इसके ऊपर बेटा रेट कितना है? 8%। 8%। इसके ऊपर रेट कितना है? 9%। इसके ऊपर 7.5%। अब कहते हैं जी तीनों इन्वेस्टमेंट मिलकर कितनी बनती है, यानी कि x प्लस वाई प्लस z किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। और तीनों के ऊपर जो इंटरेस्ट है, तीनों का इंटरेस्ट मिलकर कितना बनता है? 45। इसका मतलब ये हुआ कि 8% का इंटरेस्ट आएगा 0.08 x प्लस y का इंटरेस्ट कितना आया 0.09 y प्लस 0.075 z किसके बराबर आया बेटा? 845 845 के बराबर है। और तीसरी क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कि
ये जो 9% पे इन्वेस्ट किया वो ट्वाइस है जी। 7.5%। 9% पे जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है यानी कि बाय By। क्या है जी, ट्वाइस है वो इज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है। किसके 2 टाइम्स ये है? जो 7.5 है 7.5 पे जो आपने इन्वेस्ट किया यानी कि y इक्वल्स टू 2z। बस। ओके, 3 रिक्वायरमेंट है, 3 इक्वेशन है बेटा। अब आपने इनको सॉल्व कैसे करना है? देखिए, एक तो हमने तरीकाकार देखा था कि आपके पास अगर दो तमाम वेरिएबल को एक वेरिएबल के लिए सब्स्टिट्यूट करना है, तमाम वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल आपने कहा है। एक आपके पास ये तरीका है। दूसरा, जब आपके पास दो इक्वेशन इस तरह की हैं x y z के अंदर, और तीसरी इक्वेशन आपके पास इस तरह की है, तो आप सिंपली जो x की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे लेकिन x नहीं है, तो अब जरा एक दफा इसको उठा के यानी कि वेरिएबल जरा एक साइड पे कर लो, तो मेरे पास क्या है ना सीरीज कि y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, y माइनस 2z इक्वल टू 0। अब अगर मैंने ऐसा लिख दिया, कैन आई से दिस 0x प्लस y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। 0x का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ ना भी लिखूंगा तो फिर भी कोई मसला नहीं है, 0x लिख दूंगा तो कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको भी जरा इसी इक्वेशन की शक्ल में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। 0x प्लस y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। अब बेटा मेरे पास 3 इक्वेशंस बन गई, तीनों वेरिएबल्स वाली। अब आप लोग ऐसा करेंगे, निकालेंगे अपना अपना कैलकुलेटर। अब मैंने इनको सॉल्व नहीं करवाना, मैं पहले करवा चुका हूँ, इतना टाइम नहीं है अब हमारे पास कि हम इनको इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करें। अब जरा हम लोग टेक्निक इस्तेमाल किया करेंगे। निकालिए जरा कैलकुलेटर अपना सारे बच्चे। कैलकुलेटर निकालने के बाद किधर है? मैंने कहा था कि लेके आना आप सब बच्चों ने कैलकुलेटर, उस पर ना फाइन करते हैं, लेके आना भाई कैलकुलेटर, मेहरबानी करें। अब कैलकुलेटर बेटा आप निकालेंगे, मोड प्रेस करेंगे, 5 पे इक्वेशन है इक्विवेलेंट, वो प्रेस करेंगे, और उसके बाद देखिएगा कि सेकंड या थर्ड पे लिखा होगा आपके पास, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। सेकंड में लिखा हुआ 3 वेरिएबल्स, 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन ओपन हो जाएगी। देखिए बेटा, आपके पास जब आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। मोड प्रेस करेंगे, 5 पे देखिए इक्विवेलेंट लिखा होगा, 5 प्रेस करेंगे। अब आपके पास 1 पे देखिए लिखा हुआ जी an(x + bn(y), और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ an(x + bny + cnz, मतलब ये 3 वेरिएबल्स वाले हैं। तो 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन जो है वो कर्सर ओपन हो जाएगा। a की जगह पे पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट 1 इक्वल, y की जगह पे 1 इक्वल, z की जगह पे 1 इक्वल। उसके बाद जी 2 की जगह पे सेकंड इक्वेशन जब आएगी आपके पास, यहाँ पे 0.08 इक्वल 0.09 इक्वल 0.075 इक्वल, और d की जगह पे जनाब, अच्छा यहाँ पे d का मतलब ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे d की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 845 इक्वल को प्रेस करेंगे, कर्सर नीचे आ जाएगा, 0 इक्वल 1 इक्वल, यहाँ पे -2z है तो दैट इज -2 इक्वल, और d की जगह पे 0 इक्वल, और उसके बाद इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास x y और z का आंसर मिलेगा। x इज 1000, y इज 6000 एंड z इज 3000। जी बेटा ओके, x is 1000, y is 6000 and z is 3000। हाँ जी भाई, कितने सवाल हो गए? 16। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम लोग कल जो है डिस्कशन करेंगे, आपको मजीद सवाल मिलेंगे। कल बड़ा तगड़े होना आप लोगों को, बड़े टका के कम से कम आपको कल 30 सवाल मिलने वाले हैं। होमवर्क बंद कर देंगे। कोई क्वेश्चन?